नमस्कार। स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथ मोड यूपीएससी की सामान्य समीक्षा 2020-21 के अध्ययन हेतु अति महत्वपूर्ण ऐसी श्रृंखला में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। देश और दुनिया में कोरोना महामारी बेकाबू बन रही है। संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और मौतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो ग्रोथ मोड यूपीएससी का कामकाज भी इस महामारी से प्रभावित हुआ था। लगभग 15 दिन ग्रोथ मोड यूपीएससी ने अपना कामकाज जो है वो स्थगित कर दिया था और बीते दिन से अंशतः हमने अपना काम फिर से रिस्टोर किया है। फर्दर सरकारी दिशा निर्देशों के बाद ग्रोथ मोड यूपीएससी ये तय करेगी कि उसका काम जो है वो फुल फ्लेज शुरू होगा या फिर से उसमें कोई बाधा आएगी। तो तब तक के लिए हम लोग अंशतः एडिटोरियल एनालिसिस के अलावा के जो प्लेलिस्ट है, जो श्रृंखला है, उसके ऊपर हम लोग हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें हाइपोथेसिस है, जिसमें हम लोग स्टैटिक वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, जो कि सामान्य अध्ययन हेतु हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। प्लस कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के तहत हम लोग किसी भी विषय का, ऐसा विषय जो कि राष्ट्रीय हित में हो, अंतर्राष्ट्रीय हित में हो, मानवता के हित में हो, उन मुद्दों पर हम लोग उसका विहंगावलोकन करते हैं, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं, जो कि सामान्य हेतु थोड़ी ज़्यादा है, नहीं कि परीक्षा हेतु। मगर हाइपोथेसिस की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा प्लेलिस्ट है, जिसके तहत आज हम लोग इस तीसरे लेक्चर के तहत तीसरे चैप्टर्स को देखने वाले हैं, तीसरे चैप्टर को आई मीन। तो ये सारे जो प्लेलिस्ट है वे सामान्य अध्ययन के छात्रों को बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सामान्य अध्ययन के छात्र एवं जो विशेष विषयों के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनको भी ये मददरूप साबित हो सकते हैं। और साथ ही में सामान्य सेवाएं यानी कि संधि सेवाएं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, सारे छात्रों को ये महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल जब तक सरकारी दिशा निर्देश ना आ जाए, जब तक चित्र स्पष्ट न हो जाए, तब तक हम लोग इन प्लेलिस्ट के ऊपर ध्यान देंगे। एडिटोरियल्स हम लोग बाद में शुरू करेंगे, उसकी जब उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन होगी तब हम उसकी शुरुआत करेंगे। फिलहाल हम लोग आज तीसरे लेक्चर में खड़े हैं सामान्य समीक्षा के। हमें मालूम है बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है वित्त मंत्रालय का, प्रतिवर्ष ये पब्लिश होता है, बजट के साथ ही होता है। बजट में जो सरकारी लेखा जोखा होता है, और वहीं अगर आर्थिक समीक्षा की बात करें तो इसमें नीति निर्माण की बात होती है, सरकार की दिशा यहाँ हमें दिखाई जाती है, साथ ही में अन्य कई सारे खुलासे किए जाते हैं। हमने 2 लेक्चर्स के तहत वॉल्यूम 1 के 2 चैप्टर्स देखे हैं। हमें मालूम होता है कि लगभग 2 वॉल्यूम में इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पब्लिश होता है प्रतिवर्ष। इस साल भी ऐसा ही हुआ। दोनों वॉल्यूम्स के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं, जिसको हमने हमारे पहले लेक्चर में देखा था। और मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अगर आपने शुरुआत से ये श्रृंखला नहीं देखी है, यानी कि पहले और दूसरे लेक्चर आपने नहीं देखे हैं, तो मैं आपको अनुरोध करूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो जाके देखिए। तो आपको जो चित्र है भारतीय अर्थतंत्र के बारे में, वो आपको जो है उसका स्पष्टीकरण मिलेगा, आपको सुस्पष्ट होगा। तो इसीलिए आप वो देखिए, फिर बाद में तीसरा लेक्चर साइमल्टेनियसली, फिर बाद में चौथा पांचवा लेक्चर आप देख सकते हैं। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में जो भिन्नता है, वॉल्यूम 1 जो है वो नीति निर्माण की बात करता है, सरकारी दिशा की बात करता है, और वॉल्यूम 2 जो है वो सेक्टोरल डिस्क्रिप्शन हमें देता है, यानी कि क्षेत्रवार हमें माहिती प्रदान करता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी जिसे हम कह सकते हैं। तो ये दोनों की एक बेसिक भिन्नता है, जिसके तहत वॉल्यूम 1 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। सबसे प्रथम हमने वॉल्यूम 1 लिया है, जिसके तहत 2 चैप्टर्स हमने कर लिए। चैप्टर वाइज हम लोग लेक्चर बनाते हैं। आज तीसरे लेक्चर में खड़े हैं, यानी कि वॉल्यूम 1 के तीसरे चैप्टर में खड़े हैं, जिसका नाम है डज इंडियाज क्रेडिट सोवरेन रेटिंग रिफ्लेक्ट्स इट्स फंडामेंटल्स। और उसका जवाब बहुत ही आवाज से दिया हुआ है, और वो है नो। हाल के जो भारत के क्रेडिट रेटिंग्स है, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स, ये भारत के जो सिद्धांत है, भारत की जो फिलोसॉफी है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। इसका स्पष्टीकरण यहाँ इस चैप्टर में दिया हुआ है। इंटरनेशनल कई सारी क्रेडिट जो एजेंसीज होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, आई एम सॉरी, जिसे इन शॉर्ट CRA कहा जाता है, CRAs, ठीक है, कई सारी है, कुछ का उल्लेख हम लोग यहाँ आगे करेंगे। मगर यहाँ फिलहाल यही समझना है कि ऐसी एजेंसियों ने भारत के जो क्रेडिट रेटिंग है भारत का, उसको बहुत ही नीचा आंका है, बहुत ही नीचा आंका है, यानी कि अंडर रैंक्ड।
भारत का कोई ऐसा इतिहास भी नहीं है जिसमें भारत डिफॉल्ट हुआ हो, एक बार भी भारत डिफॉल्ट नहीं हुआ है। तो इन सारे मुद्दों को अगर देखें तो हमें लगता है कि भारत को यहाँ नीचे आंका गया है, भारत की क्षमता को यहाँ नीचे आंका गया है, और इसीलिए सरकार को यह स्पष्टीकरण देने के लिए, इस बात को स्पष्ट करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे में यह चैप्टर डालना पड़ा। और यह पूरे चैप्टर के तहत, यह पूरी चैप्टर की मदद से सरकार ने हमें समझाने का प्रयास किया है, या सरकार ने पूरी दुनिया को समझाने का प्रयास किया है कि भारत के जो आज के रेटिंग्स है वो उसके सिद्धांतों का जो है उसके सिद्धांतों का रिफ्लेक्शन नहीं है। भारत के सिद्धांत कुछ अलग है, उच्च सिद्धांत है, वाइल भारत के जो रेटिंग्स है वे थोड़े कम है, थोड़े जो है खराब है। साथ ही यहाँ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के काम पर भी यहाँ शंका है, क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है पहले तो, बाद में बायस्ड है। वेस्टर्न वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ के तरफ ही जो है इसका पूरा जो है व्यू पॉइंट है, उसका पूरा दृष्टिकोण है। तो ये भी एक भारत के लिए एक डिमेरिट है, और इसीलिए यहाँ भारत को कम आंका गया, ये भी एक संभावना है। कई सारी चीज़ें हैं यहाँ हमें समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 3 क्वेश्चंस यहाँ इस चैप्टर में से हमें समझने हैं। अगर यह 3 क्वेश्चंस का हमने जवाब ढूंढ लिया तो समझ लो कि यह चैप्टर जो है वो पूरा संपूर्ण हमने समझ लिया, उसका अध्ययन हमने कर लिया। देखेंगे धीरे धीरे यहाँ लेक्चर 3 वॉल्यूम 1 इसका जो है एक आइडेंटिटी है इस लेक्चर की, इस कवर की, ताकि स्क्रॉलिंग के समय अगर आपके सामने आए तो आप लोग समझ सके कि ये वॉल्यूम 1 का चैप्टर 3 है और लेक्चर भी 3 है। तो चैप्टर वाइज हम लोग चल रहे हैं। देखेंगे आगे। देखिए यहाँ कवर पेज है जिसमें वॉल्यूम 1 है और साथ ही में कंटेंट है। 2 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। चैप्टर 1 भी हमने कर लिया है और साथ में चैप्टर 2 भी हमने समझ लिया है। चैप्टर 1 में स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन ने कैसे भारत को कोरोना की प्रथम वेव से बचाया, इसका उल्लेख यहाँ भरपूर मात्रा में किया गया है। सरकारी जो कदम उठाए गए थे, स्पेसिफिकली लॉकडाउन जो कि नेशन वाइड लॉकडाउन था, उसकी यहाँ भरपूर प्रशंसा की गई और कहा गया है कि लाइवलीहुड भले ही ना बचा पाए हम लोग, मगर हमने जीवन जो है वो बचा लिया। तो यहाँ सरकार की उपलब्धि है और उसको ही समझाता पूरा लेक्चर है जो हमने एकदम डिस्क्रिप्टिवली कवर किया था। साथ ही चैप्टर 2 की बात करें तो डज ग्रोथ लेड टू डेट सस्टेनेबिलिटी, वो भी हमने समझा था कि कैसे हाथ पे हाथ धरे हम लोग नहीं बैठ सकते, हमें रिस्क लेना ही होगा। हमें इन द सेंस एज अ कंट्री सरकार को रिस्क लेना ही होगा। सरकार फर्दर डेट लेगी तो ही ग्रोथ होगा और उस ग्रोथ में से ही डेट जो है वो हमें फिर से चुकानी है। मगर अगर हमने डेट ली ही नहीं और इससे प्रोडक्शन ही नहीं किया, उससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं की, तो वैसे ही हमारे ऊपर जो ऋण है वो चढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो इस समय में हाथ पे हाथ धरे हम लोग नहीं बैठ सकते और सरकार भी बैठना नहीं चाहती। ये इस चैप्टर में सुस्पष्ट हुआ है। आज बारी है तीसरे चैप्टर की, जो बताता है कि डज इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स और व्हाट। तो उसका जवाब यहाँ नो दिया हुआ है, बहुत ही तेजी से नो बोला गया है और इस चैप्टर में समझाने का प्रयास किया है। मैंने आपको उसकी आउटलाइन दे दी है कि क्यों ये चैप्टर इसमें दाखिल किया गया, क्या क्या परेशानी है भारत को क्रेडिट रेटिंग से, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से, या इस रेटिंग की पूरी मैकेनिज्म से। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ इस सेशन के तहत समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये 3 प्रश्न है जो मैंने आपको बताया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और अगर इन 3 प्रश्नों का हमने जवाब दे दिया तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर हमने समझ लिया। देखिए पहले इन प्रश्नों के भीतर जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे प्रथम, डज इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स? नो। दूसरा क्वेश्चन, हैव इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल इन द पास्ट? उसका भी जवाब है नो। और आखिरी क्वेश्चन, डज इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स रिफ्लेक्ट इट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे? नो। सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ हमें दिया हुआ है नो। हमें समझना है कि क्यों सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ नकारात्मक है, और यही नकारात्मक में
भारत जो है या यही नकारात्मकता भारत के लिए फायदेमंद है या आप कह सकते हैं बेनिफिशियल है। ठीक है, इसको ही समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन लेंगे और उसको लेकर जो यहाँ में कुछ इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट में ही जो कुछ फिगर्स दिए हुए हैं उसका सहारा लेंगे, चीज़ों को समझेंगे। देखिए, सबसे प्रथम हमें समझना है कि व्हाट आर सोवरिन क्रेडिट रेटिंग्स। देखिए, जो सरकारें होती है जब वो ऋण लेने बाहर निकलती है कोई अन्य विदेशी देशों के पास से या कोई अन्य विदेशी संस्थाओं के पास से, वित्तीय संस्थाओं के पास से, तो जिस देश को ऋण चाहिए वो सरकार, वो देश की सरकार एक किस्म के बॉन्ड इश्यू करती है, बॉन्ड्स, जिसमें प्री डिटरमाइंड मैच्योरिटी डेट होती है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और भी कई सारी चीजें होती है, मगर हमें यही दो चीजों को समझना है कि कोई भी, समझ लो कि भारत सरकार को अगर 100 रुपए की जरूरत पड़ी, 100 रुपए के ऋण की, तो वो बाहर निकलेगी, IMF, वर्ल्ड बैंक या अन्य कोई इंडिविजुअल राष्ट्रों के पास जाएंगी भारत सरकार और बोलेगी कि भाई हमें 100 रुपए चाहिए, हम आपको वापस लौटा देंगे। तो भारत सरकार 100 रुपए के बॉन्ड यहाँ से अपने पास से इश्यू करती है, 100 रुपीज बॉन्ड, जिसमें मैच्योरिटी डेट भी लिखी होती है कि कब तक परत करेंगे, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी जिक्र होता है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से भारत सरकार यह किसी भी राष्ट्र या किसी भी वित्तीय संस्था के पास से ऋण के रूप में कुछ धनराशि ले रही है। ठीक है, तो अब जो बॉन्ड इश्यू करने वाला है, तो यहाँ भारत सरकार बॉन्ड की इश्यूअर है, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार यहाँ इश्यूअर है। तो अब ये इश्यूअर की कैपेसिटी कितनी है, यह जो लोन ली है, ये जो डेट ली है, उसको रीपेमेंट करने की, डेट रीपेमेंट कैपेसिटी, साथ ही में विलिंगनेस कितनी है। ये तो सक्षमता की बात हुई, धनराशि है कि नहीं है। यहाँ विलिंगनेस की बात है, इच्छा है कि नहीं ये पर्टिकुलर यूनिट को, ये पर्टिकुलर बॉन्ड इश्यूअर को। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर से एक रैंक दिया जाता है सारे राष्ट्रों को, सारे देशों को, कि अगर आप पैसे ऋण के रूप में लेंगे तो कितने प्रतिशत चांसेस है, कितने परसेंटेज चांसेस है कि आप वो ऋण वापस लौटाएंगे, सूद समेत लौटाएंगे, टाइमली रीपेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके ऊपर से जो रैंक दिया जाता है उसे सोवरिन क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। सोवरिन क्रेडिट रेटिंग 3 मुख्य रूप से संस्थाएं हैं जो कि क्रेडिट रेटिंग्स का काम करती है। वैसे तो वे रैंकिंग एजेंसीज ही है, किसी भी प्रकार का वो जो है रैंक देती है, टॉप 100 इंडस्ट्रीज, टॉप 500 इंडस्ट्रीज, टॉप 500 बैंक, 100 बैंक इत्यादि। इसी किस्म का एक ये सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है जो कि किसी भी बॉन्ड इश्यूअर की उस लोन को रिपेमेंट करने की क्षमता को दर्शाता है। इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द कैपेसिटी ऑफ ए बॉन्ड इश्यूअर टू रीपे द लोन। तो यही बात है, समझेंगे। 3 मुख्य है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, फिच एंड मूडी। ठीक है, ये 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जिनके द्वारा ये रेटिंग्स जो है वे बनाए जाते हैं विविध मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधारित। देखेंगे यहाँ तीनों में थोड़ा थोड़ा जो है फर्क है, थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, वो भी हम लोग यहाँ देख लेंगे। मगर सबसे पहले क्रेडिट व्हाट आर सोवरेन क्रेडिट रेटिंग, उसको पहले देखेंगे। देखिए, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग 6 टू क्वांटिफाई इश्यूअर्स एबिलिटी टू मीट डेट ऑब्लिगेशंस। इश्यूअर किसका इश्यूअर? बॉन्ड इश्यूअर।
बॉन्ड का इश्यू करने वाली पार्टी यानी कि ऋण लेने वाली पार्टी कितने प्रतिशत चांसेस है कि वो ऋण वो फिर से वापस चुका पाएगी, उसके लिए जो रैंक है उसे क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। व्हेन फेवरेबल दिस कैन फैसिलिटेट कंट्रीज एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर फेवरेबल रहा किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का सबसे अच्छा रहा, तो हो सकता है कि ग्लोबल कैपिटल मार्केट के ऊपर भी उसका प्रभाव आए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं वो उसके ऊपर भरोसा करे, उसको लोन दे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसे ऋण दे। साथ ही में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा, उसका सबसे अच्छा कारण है भरोसा बढ़ेगा। जितना अच्छा आपका क्रेडिट रेटिंग, उतना ज़्यादा भरोसा आपके ऊपर अन्य राष्ट्रों का, अन्य वित्तीय संस्थाओं का, और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगी, कम से कम डॉक्यूमेंट में लोन देगी, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन देगी। ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर अच्छे क्रेडिट रेटिंग्स हो तो ये सारी बातें हैं, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने देखी। अब एक एक जो 3 एजेंसी है, जो महत्वपूर्ण एजेंसी है जिसका जिक्र मैंने किया, उसके मुताबिक ये क्रेडिट रेटिंग्स क्या होता है उसके ऊपर नजर करेंगे। सबसे प्रथम फिच। क्रेडिट रेटिंग एक्सप्रेस रिस्क in relative rank order, which is to say they are ordinary measures of credit risk and are not predictive of a specific frequency of default or loss. Fitch rating credit does not directly address any risk other than credit risk. Yes, it does not deal with the risk of market value loss or on a rated security due to changes in interest rate, liquidity एंड अदर मार्केट कंसिडरेशंस। यस, यहाँ एक ही बात हमें समझनी है कि जो फिच की डेफिनेशन है क्रेडिट रेटिंग की, वो मात्र और मात्र रिस्क कितना है इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। वो किसी भी किस्म का फोरकास्ट नहीं करती कि अगर मार्केट क्रैश हुई, अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, ठीक है, तो क्या क्रेडिट रेटिंग होगा, ये फिच कभी तय नहीं करती। फिच रियल टाइम तय करती है कि अभी अगर आपने पैसे दिए तो कितने प्रतिशत रिस्क है कि वो देश, पर्टिकुलर देश जिसको आपने पैसे दिए हैं, वो आपके पैसे वापस करेगा, वो अपना ऋण भरेगा। मात्र और मात्र उसी पैरामीटर के ऊपर तय करने वाली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि फिच। यहां मैं लिख देता हूं नो फोरकास्टिंग। नो फोरकास्टिंग, ओनली रियल टाइम क्रेडिट रिस्क। It is the only thing they notice. It is the only thing they notice. आगे देखें मूडी। There is an expectation that rating will on average relate to subsequent default frequency, although they typically are not defined as precise default rate estimate. Moody's rating are therefore intended to convey opinions of the relative creditworthiness of issue and obligations. It also involves forming views about the likelihood of possible plausible scenarios or outcomes, but not forecasting them. Yes, यहाँ मूडी में थोड़ी सी भिन्नता में देखने को मिलती है। इस व्याख्या के तहत कहा गया है कि मूडी फोरकास्ट नहीं करता, मगर एक ओपिनियन जरूर बनाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो इसका मतलब ये कि they do take future market considerations, they do notice future market considerations. फ्यूचर मार्केट कंसिडरेशन, ये फर्क है मूडी के रेटिंग में। थोड़ी सी भिन्नता है, मगर यहाँ हमें फर्क जो है वो देखने को मिलता है। नॉर्मल फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर जनरली इंक्लूडेड इन दिस सिनेरियो। यस, नॉर्मल फ्लक्चुएशंस, अगर सेंसेक्स डाउन गया तो किसी भी देश की क्रेडिट रेटिंग जो है वो भी थोड़ी सी कम हो सकती है। तो मूडी के द्वारा यह कैलकुलेट होता है, फिच के द्वारा यह कैलकुलेट नहीं होता। सिंपल सा लॉजिक है, हमें यही समझना है। एंड आखिरी में देखें तो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के मुताबिक दे आर डिजाइन्ड प्राइमरली टू प्रोवाइड रिलेटिव रैंकिंग्स अमंग इश्यूज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ओवरऑल क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस की बात की हुई है। क्रेडिट वर्दीनेस यानी कि देखिए, द रेटिंग्स आर नॉट मेजर्स ऑफ एब्सोल्यूट डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। क्रेडिट वर्दीनेस एनकम्पासेस likelihood of default
and also includes payment priority, recovery and credit stability. Likelihood to default, अगर कोई भी देश ने अपने भूतकाल में अगर किसी भी किस्म से जो डिफॉल्ट हुआ है, अगर ठीक है लोन ली हुई हो और रिपेमेंट करने में अगर फेल हुआ है, तो यहाँ वो क्रेडिट वर्दीनेस में कैलकुलेट होगी, उसकी क्रेडिट रेटिंग कम होगी। मगर यहाँ भारत के केस में इंडिया इज नॉट डिफॉल्टेड सिंगल टाइम, ठीक है, सिंस इट्स जो है या इट्स इंडिपेंडेंस कह लीजिए, या सिंस इट्स बर्थ एज ए इंडिया अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ हमारे केस में हमारी क्रेडिट रेटिंग्स ऊपर होनी चाहिए, मगर नहीं है दुर्भाग्यवश, और इसीलिए भारतीय सरकार यहाँ खफा है। भारतीय सरकार इन एजेंसियों से भी खफा है और इन एजेंसियों के द्वारा जो प्रक्रिया उपयोग में ली जाती है उस प्रक्रिया से भी खफा है, क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है, बायस्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीज है और इसे सोवरेन क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। सिंपल है, जो बॉन्ड इश्यूअर है उसकी कैपेसिटी लोन को रिपेमेंट करने की, टाइमली रिपेमेंट करने की, उस कैपेसिटी को सोवरेन क्रेडिट रेटिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, उसके बाद भारत का अंक आता है। तो अगर चीन की बात करें, जब चीन टॉप 5 में एंटर हुआ था तो उसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही ज़्यादा थी भारत से, मगर जब भारत एंटर हुआ 2019 के साल में तो उसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही कम मिली। तो ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है कि भारत की विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था जिसके रेटिंग इतने कम हो, ठीक है, ये संभवतः पहली बार हुआ है। तो इसीलिए भारत खफा है और भारत यह पूरी टेक्निक को जो है चुनौती देता है। देखिए, यहाँ देखेंगे, यहाँ चाइना की एंट्री हुई है, ये साल था 2005 का, 2005 का। देखिए, इसकी क्रेडिट रेटिंग AA2 थी। जब चाइना एज अ 5th बिगेस्ट इकोनॉमी एंटर हुआ 2005 में, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग AA2 थी। यहाँ 2019 में जब भारत एंटर हुआ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे विश्व में, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग आप देख सकते हैं। तो हमें BBB या Baa2 क्रेडिट रेटिंग दी गई, जो कि किसी भी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था को आज तक नहीं दी गई, इतनी निम्न कक्षा की है, ठीक है। तो यही बात से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सारी प्रक्रिया है ये बायस्ड है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, या वेस्टर्न वर्ल्ड से प्रभावित है, समृद्ध राष्ट्रों से प्रभावित है, ठीक है। इसीलिए ये भारत को इतनी खराब रेटिंग देते हैं और इसीलिए यहाँ सरकार के द्वारा ये स्पष्टीकरण किया गया है कि ये रेटिंग्स भारत के मूल्यों को, भारत के सिद्धांतों को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। भारत के सिद्धांत कभी भी डिफॉल्ट होना नहीं है। भारत के सिद्धांत कभी भी जो है लोन को रिपे नहीं करना, ऐसा नहीं है। भारत हमेशा अपने लोन को टाइमली रिपेमेंट करता आया है। ज़ीरो डिफॉल्टिंग हिस्ट्री है भारत की, और इसीलिए भारत के लिए रेटिंग्स बहुत ही कम है। फिर अगर PPP मॉडल से देखें तो चाइना, US के बाद भारत तीसरी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है PPP मॉडल से, यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी। तो उसके हिसाब से भी अगर चीन की एंट्री देखें टॉप 3 में अकॉर्डिंग टू PPP, तो चीन ऊपर था। वहीं भारत की एंट्री देखें तो भारत इधर भी हमें नीचे देखने को मिलता है भारत की रेटिंग। तो ये भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए, चीन की एंट्री हुई यहाँ 1998 में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू PPP, और उसकी रैंकिंग थी AA3। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत यहाँ 2009 से PPP पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के जो है विश्व की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्थाओं के क्लब में एंटर हुआ, और उसकी रेटिंग तब भी BBB Baa3 दी गई थी, यानी कि 2 से भी निम्न कक्षा की दी हुई थी। तो ये बात है, और इसी की वजह से यहाँ ऐसा स्पष्टीकरण करता एक पूरा चैप्टर भारतीय सरकार को आर्थिक समीक्षा में रखना पड़ा। अब अगर आगे देखें तो हमें दूसरे प्रश्न के ऊपर गौर करना है। देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है कि हैव इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स इन द पास्ट,
क्या भूतकाल में जो भारत के जो क्रेडिट रेटिंग्स है आज के, क्या भारत के भूतकाल को वो रिफ्लेक्ट करते हैं? तो यहाँ भी जवाब दिया हुआ है नहीं, क्योंकि हमने एक भी बार डिफॉल्ट नहीं किया, हमने एक भी बार हमारी जो लोन है उसको रीपे ना किया हो, ऐसी घटना नहीं बनी है, ऐसा इंस्टेंस नहीं बना है। देखेंगे, देखिए ये एक टेबल है जिसमें 1998 से 2020 तक के भारत के रेटिंग्स दिए हुए हैं तीनों अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। जून 1998 में वी वर Ba2 बाय मूडी, अक्टूबर में बी स्टार वाला बीबी, फिर मार्च में फिच ने दिया बीबी प्लस, फिर नवंबर में फिर से फिच ने बीबी स्टार वाला दिया। इस तरह फरवरी, जनवरी, फरवरी फिर से 2005 की, फिर जनवरी 2007 की, और जून 2020 तो Baa3। तो हमारी तो डिफॉल्ट हिस्ट्री ही नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अगर 2014 से देखें तो भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो ये सारे पक्ष भारत के समर्थन में है, तो फिर भी हमारे क्रेडिट रेटिंग्स जो है वे यहाँ इतने इम्प्रूव होते नहीं दिख रहे हैं। तो इसीलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उनकी प्रक्रिया के ऊपर हमने आज प्रश्न किया है और ये स्पष्टीकरण दिया है। फिर आगे देखें तो देखिए यह तीसरा प्रश्न है जो कहता है, डज इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट इट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे? नो, क्योंकि कम है, हमें मालूम है कि हम लोग पैसे वापस दे सकते हैं, हम इच्छा भी रखते हैं कि अगर हमारे ऊपर ऋण हो तो हम हमारा ऋण चुका दे, ऋण खत्म कर दे। फिर भी हमारे रेटिंग्स कम है, तो हमारे रेटिंग्स इस बात को भी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, हमारी इच्छा शक्ति को भी रिफ्लेक्ट नहीं करते और हमारी रिपेमेंट करने की सक्षमता को भी रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो इसके लिए भी इसका उत्तर नहीं है, ठीक है। आखिरी स्लाइड देख ले जिसके तहत हमें देखना है कि किस तरह ये रेटिंग्स दिया जाता है। देखिए यह फिच एंड एसपी की रेटिंग थियरी है और वहीं ये कॉलम में मूडीज की थियरी है। देखिए नीचे से अगर शुरू करें तो नियर और इन ए बैंक्रप्सी और डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट कर दिया हो या नियर टू बैंक्रप्सी हो, जैसे जिम्बाब्वे या किसी भी अन्य सब सहारन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं, उसका एग्जांपल ले सकते हैं। मगर यहाँ जिम्बाब्वे की बात करें तो वो उसको क्रेडिट रेटिंग मिल सकता है डी या सी या CC, कोई भी मिल सकता है। फिर बाद में वल्नरेबल टू डिफॉल्ट, लाइकली टू बी वल्नरेबल इन अ वेरी नियर फ्यूचर, अगर वो नज़दीक के भविष्य में बैंकरप्ट होने वाला है या हो सकता है तो उसके लिए यहाँ B-, CCC+, CCC। अगर मूडी की बात करें तो B3, CAA1, CAA2, ठीक है। फिर बाद में हाई रिस्क ओब्लिगेशंस लाइकली टू फुलफिल ऑन गोइंग सर्टेनिटी, भारत अभी यहाँ है क्योंकि भारत की आज की रेटिंग्स BBB+ है, ठीक है। तो भारत आज यहाँ खड़ा है, मगर अगर हिस्ट्री देखे भारत की तो भारत यहाँ कहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीपेमेंट या स्ट्रॉन्ग पेमेंट कैपेसिटी, ठीक है, वहीं होना चाहिए। मगर दुर्भाग्यवश हम लोग आज काफ़ी नीचे है। फिर उसके ऊपर हाई क्वालिटी आएगा और उसके ऊपर हाईएस्ट क्वालिटी आएगा जिसमें AAA रहेगा। मूडी में एक ब्लॉक लेटर है, बाकी के 2 स्मॉल है, वहीं फिच एंड एसपी में तीनों के तीनों ब्लॉक है। तो ये सबसे अच्छा रेटिंग है और जिन देशों को ये रेटिंग्स मिला है उनको कोई भी वित्तीय संस्थाओं से लोन मिल सकती है बहुत ही कम दामों में, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में, यानी कि बहुत ही कम मॉर्गेज में या टर्म्स एंड कंडीशन में। तो ये फ़ायदा हो सकता है, उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, ग्लोबल कैपिटल मार्केट का एक्सेस उनके लिए खुल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मगर यहाँ जैसे हमने देखा कि भारत की सरकार नाखुश है इन एजेंसियों से, इन एजेंसियों के रेटिंग के मैकेनिज्म से। तो इसीलिए हमने आवाज़ उठाई है और काफ़ी सारा लिटरेचर भी हमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई उल्लेख नहीं है कि ये रेटिंग्स या रेटिंग मैकेनिज्म बायस्ड नहीं है। बायस्ड प्रूव करते हुए काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, काफ़ी रिसर्च पेपर्स मिलते हैं और इन सारी चीज़ों को समझने के बाद, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद भारतीय सरकार का वित्तीय विभाग और उनके वित्तीय विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, उन लोगों के द्वारा कहा गया कि ये सिस्टम चेंज होना
चाहिए, तब जाके भारत की रेटिंग्स सुधर सकती है और भारत को आगे उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो आज इतना ही, यह तीसरा चैप्टर था जिसे आपको मालूम है कि हमें एक ओवरव्यू लेना होता है। बाकी अगर इकोनॉमिक एज ए ऑप्शनल है तो इनके अंदर जो अन्य जो चार्ट्स दिए हुए हैं, अन्य जो माहितियाँ हैं, वो आपके लिए काम में आ सकती है। मगर यहाँ हम लोग सनदी सेवा के जनरल स्टडीज़ के व्यू पॉइंट से हम लोग इस श्रृंखला को देखते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीनों का जवाब नकारात्मक है और इसी नकारात्मक में भारत का फायदा है। तो मिलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले किसी श्रृंखला के सत्र में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।